हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास की चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में इसमें ये समझेंगे कि इनकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, हम इसके इवेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कितने इवेंट्स आएंगे इसमें। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो गारंटीड प्रोबेबिलिटी के एक भी क्वेश्चंस को आप गलत नहीं करेंगे। इसमें कंप्लीट मैं बेसिक्स आपको बताऊंगी, ध्यान से आप वीडियो को देखते रहना, गारंटीड एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले मैं टॉपिक ले लेती हूँ कॉइन। अगर हम एक कॉइन को एक बार फेंकते हैं तो इसमें दो आउटकम आते हैं, चाहे तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो और अगर हम उसी कॉइन को दो बार फेंकें, अगर हम एक बार फेंकते हैं तो चाहे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हम दो बार फेंकते हैं तो मान लो पहली बार में हेड आकर दूसरी बार में भी हेड आए। यह हो सकता है कि पहली बार में हेड आकर दूसरी बार में टेल आए, ये हो सकता है कि पहली बार में टेल आकर दूसरी बार में हेड आए, या ये हो सकता है कि टेल और टेल आए। ठीक है, इस तरीके से हम पॉसिबिलिटीज इसकी निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हमें कैसे पता चलेगा, बिना इस तरीके से लिखे कैसे पता चलेगा कि हमारी टोटल इवेंट्स कितने हैं। तो इसे ध्यान से देख लो, एक कॉइन के कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। अगर हम उसे एक बार फेंकेंगे, कहने का मतलब जितनी उसकी पहलू होती हैं और जितने उसे बार रोल किया जाता है या फेंका जाता है तो हम उसकी पावर लगा देते हैं। तो इसके टोटल इवेंट कितने बन जाएंगे? 2। और वैसे 2 ही इवेंट थे इसके, हेड और टेल। इसी तरीके से यहाँ पे भी कॉइन को ही फेंका गया है। कॉइन की कितने फेसेस होते हैं? 2। अब इसे फेंका कितनी बार गया है? 2 बार, यानी कि 2 इंटू में 2 की पावर 2, यानी कि 2 इंटू 2 कितने? टोटल इवेंट आपके कितने बन जाएंगे? 4। इसी तरीके से वैसे अभी 10th क्लास के टॉपिक में नहीं है, आगे बीकॉम में आता है ये टॉपिक, बट मैं अभी आपको बता दूं बीकॉम में भी है, 11th क्लास में भी है। अगर एक कॉइन को 3 बार फेंका जाए, यानी कि इसकी पावर हम क्या ले लेंगे? 2 की पावर 3, यानी कि 2 इंटू में 2, क्या वैल्यू आ जाएगी? 8। यानी कि 8 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, 8 टोटल इवेंट हो जाएंगे आपके। कैसे? मान लो पहली बार में हेड आता है, दूसरी बार में भी हेड आया, तीसरी बार में भी हेड आया, या फिर पहले 2 बार में हेड आए हो फिर टेल आया हो। हेड की ही पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं कि पहली बार में हेड आकर दूसरी बार में टेल आकर फिर हेड आया हो, या फिर पहली बार में टेल आकर दोनों बार हेड आया हो। अब हम टेल का ले लेते हैं, तो 2 बार टेल आने के बाद एक बार हेड आया हो, या फिर टेल हेड टेल हो, या फिर पहली बार में ही हेड आकर फिर टेल टेल टेल। यहाँ पे तीनों बार टेल आ सकता है। तो इस तरीके से हमारे टोटल इवेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 इवेंट बन जाएंगे। इससे ज़्यादा कोई इवेंट नहीं बनेंगे, और ये हम डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि टोटल हमारे इवेंट कितने होते हैं। तो टोटल इवेंट हमारे हैं 8। अब इनमें क्वेश्चन कैसे पुट आउट किया जा सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको कॉइन के सारे टॉपिक के क्लियर कर दूँ और इसके सारे क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं वो सारे बता दूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो जैसे कि मान लो अब एक कॉइन को एक बार फेंका जा रहा है, तो टोटल इवेंट कितने आ गए? 2। प्रोबेबिलिटी का एक बहुत सिंपल सा रूल है। क्या रूल है? कि अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो तो हमेशा जो है टोटल इवेंट नीचे आता है। टोटल इवेंट जो है हमेशा नीचे आएगा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो ऊपर आएगा, यानी कि आउटकम लिख सकते हो आप इसमें शॉर्ट में, आउटकम अपॉन में टोटल इवेंट। अब जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ही बोला कि अगर एक कॉइन को एक बार फेंका जाता है, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड कितनी बार आया? 1। टोटल इवेंट कितने हैं आपके? 2, यानी कि 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर मैं कहती हूँ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेल भी तो हमारा एक ही बार आया है और टोटल इवेंट कितनी है? 2। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि क्या है, अगर मैंने हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाली तो उसको PH से शो कर दे रही हूँ मैं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अगर मैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ तो वो भी क्या आ जाएगा? 1/2। और जब हम कभी भी दोनों इवेंट को अगर निकाल लेते हैं, टोटल इवेंट निकालने के बाद अगर हम उसे ऐड करेंगे तो हमेशा वो 1 के बराबर आता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे PH प्लस में PT करती हूँ तो वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। इसको NCERT बुक में फॉर्मूले के रूप में ऐसे दिया हुआ है, PE प्लस में PE नॉट इज इक्वल टू 1। आप इसे ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में PE दिया हुआ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो PE नॉट इज इक्वल टू 1 तो यही रहेगा, और ये PE इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PE नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस में PE। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। अभी फिलहाल मैं ये बता रही थी
कि दोनों का एडिशन हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। अब हम आ जाते हैं इस पे, जब एक कॉइन को 2 बार फेंका जाएगा तो ये 4 इवेंट बनेंगे आपके। इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस साइड में ही मैं बता दूं आपको। ऐसे आप लिख सकते हो आउटकम अपॉन में टोटल इवेंट, तो हम यहाँ पे करेंगे। अब क्वेश्चन है आपके पास कि एक कॉइन को 2 बार फेंका गया, दोनों बार सेम इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि दोनों बार सेम चीज़ शो कर रहा है, तो दोनों बार सेम चीज़ इसमें भी शो कर रहा है, दोनों बार सेम चीज़ इसमें भी शो कर रहा है, यानी कि दोनों हेड हेड है, दोनों टेल टेल है। तो कितने इवेंट हो गए टोटल, 2, और 2 अपॉन में टोटल इवेंट, तो टोटल इवेंट हमारे पास कितने हैं, 4, तो अपॉन में आ जाएगा 4। आप इसे कट करके लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में 2। इसी तरीके से क्वेश्चन में और भी चीज़ें पूछी जा सकती है इसी 2 कॉइन में, कि एक कॉइन को 2 बार फेंका, कम से कम एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो कम से कम हेड एक बार इसमें भी आया, कम से कम एक बार हेड इसमें भी आया, कम से कम एक बार हेड इसमें भी आया, तो 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें एक बार हेड आया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कम से कम एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 अपॉन में 4। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जिसमें कन्फ्यूज़न होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कन्फ्यूज़न आपको ना हो। कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें बोला जाता है एट लीस्ट और एट मोस्ट, एट लीस्ट और एट मोस्ट, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। जब आपसे बोला जाएगा एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आया हो, तो कम से कम एक हेड इसमें भी है, कम से कम एक हेड इसमें भी है, कम से कम एक हेड इसमें भी है, बट इसमें तो कोई भी हेड नहीं है, इसलिए हम इन 3 इवेंट्स को लेंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4। लेकिन जब बात आ जाती है एट मोस्ट हेड की, एट मोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड हो, उससे ज़्यादा हेड ना हो, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। यानी कि इसमें देखा जाए तो एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं है, बट इसमें कितने हैं, 2 हेड है, तो इस वाली पॉसिबिलिटीज़ को हमें नहीं लेना है, तो हम इन तीनों को लेंगे। तो इस कंडीशन में भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3 अपॉन में 4। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी बोल दिया जाता है सिर्फ एक बार हेड आना चाहिए, 1 टाइम हेड, तो 1 टाइम हेड इसमें भी आया है, 1 टाइम हेड इसमें भी आया है, इसमें तो कोई भी हेड नहीं है और इसमें 2 टाइम हेड है, इसलिए हम इसमें इसी वैल्यू को लेंगे जब आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि 1 टाइम हेड आया हो, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन 4। इसे कट करके आप क्या लिख दोगे, 1 अपॉन में 2। 10th क्लास में अभी फिलहाल एक कॉइन को 3 बार फेंकना या 3 कॉइन को एक साथ फेंकने वाले जो क्वेश्चंस है वो नहीं है, बट मैंने पॉसिबिलिटीज़ जो है वो समझा रही थी, तो मैंने आपको ये बता दिया इसके टोटल 8 इवेंट बनेंगे, ये पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है इनकी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि किसी किसी क्वेश्चंस में ऐसे बोला जाता है, जैसे यहाँ पे हमने हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी 1 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी 1 अपॉन 2, इसका भी 1 अपॉन 2 है और इसका भी 1 अपॉन 2 है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हमने क्या किया, पी लिखकर 1 अपॉन में 2, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है, और मैं कहती हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी पी नॉट, ना आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस में पी, तो 1 माइनस में पी की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन 2, इसका एलसीएम ले लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, एलसीएम ले लेंगे 2, इससे इंटू क्या है 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन 2 आया और ना होने की प्रोबेबिलिटी में भी 1 अपॉन 2 आया, यहाँ पे भी तो 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 था, कहने का मतलब हेड आएगा तो 1 अपॉन 2, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थी ही 1 अपॉन 2 और यहाँ पे भी क्या आया है 1 अपॉन 2। अब आ जाते हैं हम आगे, इसी से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक क्वेश्चन है कि एक क्लास में 3 फ्रेंड है, ठीक है, जिसमें से 2 ऐसे फ्रेंड है जिनका बर्थडे सेम डे पे आता है और 2 ऐसे फ्रेंड है जिनका बर्थडे सेम डेट पे नहीं आता है। तो सेम डेट पे बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी दी है 0.992, ये दिया हुआ है, और आप कहते हैं कि इसमें सेम डेट पे बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यानी कि आपको ये दिया हुआ है कि सेम डेट पे बर्थडे आ रहा है 992 टाइम, सेम डेट पे बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि नॉट निकालना है आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में 0.992, ठीक है। अब हम इसमें से इसको लेस कर देंगे, तो दोनों दोस्त के मतलब दोनों फ्रेंड के एक ही दिन बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब किसी किसी बच्चों को भाई माइनस में भी कन्फ्यूज़न होता है, तो इस माइनस को भी मैं अच्छी तरीके से क्लियर करके यहाँ पे बता दूँ कि हमने यहाँ पे 1 ले लिया। अब ये 1 तो नॉर्मल डिजिट है, बट ये पॉइंट वाली डिजिट है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो हम यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या ले लेते हैं, 3 0 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे 992 लिख देंगे, माइनस करेंगे, तो देखो 0 में से 2 तो माइनस नहीं होगा, तो हम इसे आगे से कैरी लेंगे, ये खुद 0 है, ये भी 0 है, तो हम यहाँ से कैरी ले लेते हैं, तो इसमें हासिल ले लेंगे, तो यानी कि कैरी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10,
10 में से एक कैरी यहाँ ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 9 और ये हो गया 10। 10 में से एक कैरी यहाँ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये बच जाएगा 9। अब 10 में से 2 लेस किया तो कितना आ गया 8। यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0.008। ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी दोनों फ्रेंड के एक ही दिन बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो पी और पी नॉट निकालने के लिए तो यही फॉर्मूले होंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है बलून या फिर बॉल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो मान लो एक बैग में 3 रेड बॉल हैं, 2 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। रेड, वाइट और ब्लैक बॉल है। टोटल मिलाकर हमारे पास कितने बॉल हो गए 5 और 2 7, 7 और 3 10। तो टोटल हमारे पास 10 बॉल हो गए। अब इन्हें एक बैग में रखा गया है, बिना देखे, मतलब बैग में बिना देखे अपने आप से ही एक बॉल उसमें से निकाल लिया जाता है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर वो रेड कलर का बॉल है। तो यानी कि हम यहाँ निकालेंगे PE इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं आउटकम, यानी कि जो वैल्यू हमारी आएगी अपॉन में टोटल इवेंट। तो हम आउटकम में क्या है रेड बॉल, रेड बॉल हमारे पास कितने हैं 3 और टोटल वैल्यू कितनी है 10। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। वैसे हम डिवाइड इसे करके नहीं लिखेंगे, 3/10 ही लिख देंगे। पॉइंट में आंसर की जगह हम इसी तरीके से इसे छोड़ देंगे और आंसर गलत नहीं होता है। एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर दिए होते हैं। अब नेक्स्ट इसी में अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बोला जाए, यानी कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी तो 3/10 है, रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ना होने के लिए P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस में PE। रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/10 और यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो 10 1 जा 10 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3, यहाँ पे आ जाएगा 7/10। हमें इस तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही फाइंड करना है। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि 3 रेड बॉल हैं, 2 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। बिना देखे एक बॉल निकाला जाता है, वो रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यही तो रेड है, बाकी ये दोनों रेड नहीं है। तो 5 और 2 7, 7 जो है रेड बॉल नहीं है तो 7/10 डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन हम इस तरीके से फॉर्मूले में ही पुट करके इसे शो करेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे, पहले रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्लियर है ये चीज़। अब आ जाते हैं हम, एक और क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में जिसमें बोला है एक बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडीज हैं, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज हैं। सारी की सारी कैंडीज जो है ऑरेंज फ्लेवर की है। उसमें काउंटिंग नहीं दी है कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 100, 1 2 3 कितने हैं वो इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन पहले पार्ट में बोला गया है कि सारे ऑरेंज की कैंडी हैं, उनमें से एक कैंडी निकाला जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर वो ऑरेंज कैंडी है। तो हम यहाँ पे तो टोटल इवेंट लेते हैं, टोटल इवेंट हमें नहीं पता तो टोटल इवेंट को हमने मान लिया है x। और हम जो कैंडी निकाल रहे हैं वो भी तो ऑरेंज कैंडी है, बैग में सारी कंप्लीट कैंडी भी ऑरेंज है, हमने निकाली भी है वो भी ऑरेंज कैंडी है। तो निकाला हुआ भी कैंडी क्या होगा x होगा, यानी कि x/x हम इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। क्लियर है। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है कि हमने जो कैंडी निकाली है वो ऑरेंज फ्लेवर की नहीं है। तो बैग में तो कोई भी ऐसी कैंडी नहीं है जो ऑरेंज फ्लेवर की नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/x। और जब भी हम किसी 0 को किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 0। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है डाइस। डाइस को हिंदी में बोला जाता है पासा। जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो खेलने टाइम जो हम एक पासा यूज़ करते हैं उसे ही हम इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। अब अगर हम एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो सबसे पहली बात कि पासे के पहलू कितने होते हैं। तो पासे में टोटल 6 साइड्स होती हैं, आप कह सकते हो 6 पहलू होते हैं, 6 साइड होते हैं। तो 6 साइड है। अगर हम एक बार फेंकेंगे तो उसके कितने इवेंट बनेंगे 6। अगर हम उसे 2 बार फेंकेंगे तो कितने इवेंट बनेंगे 36, क्योंकि 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 36। अब हम सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो जब हम एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो टोटल तो इवेंट 6 बनेंगे, यानी कि आएगा क्या उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। यही 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो एक पासे को फेंकने के बाद आती हैं, मतलब एक डाइस को फेंकने के बाद आती हैं। अब इसमें क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पुट आउट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि एक डाइस को एक बार फेंका गया, 4 से
कम डिजिट लेस देन 4 डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो लेस देन 4 डिजिट ये है 1 2 3, तो 3 अपॉन में टोटल कितने हैं 6, यानी कि 1 अपॉन में 2 आंसर हो जाएगा। या बोला जा सकता है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन कौन से हैं 2 4 6, फिर से 3 अपॉन में 6 यानी कि 1 अपॉन 2। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं, जैसे कि 2 3 और 5, ये तीनों जो है वो क्या है प्राइम नंबर। इस कंडीशन में भी आंसर 3 अपॉन में 6 यानी कि 1 अपॉन में 2 आंसर आ जाएगा। अब अगर आपसे ये बोला जाए 6 से लेस देन वैल्यू की प्रोबेबिलिटी बतानी है, 6 से लेस देन, तो ये तो 6 है, 6 से लेस देन तो बाकी सारी पाँचों की पाँचों वैल्यू जो है वो क्या है 6 से लेस देन है, तो 5 अपॉन में 6 आंसर हो जाएगा। और ये डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको इस तरीके से ही लिख देंगे। और भी क्वेश्चन है इसमें पूछा जा सकता है कि 2 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, तो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5 के बीच में कौन सी वैल्यू है 3 एंड 4, यानी कि 2 इवेंट है, 2 वैल्यूज़ हैं, और अपॉन में टोटल इवेंट यानी कि 6, 1 अपॉन में 3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आपसे एक डाइस के थ्रू में पूछा जा सकता है कि एक डाइस को एक बार फेंका गया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी और क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी। अब 36 टाइम, यानी कि एक डाइस को जब हम 2 बार फेंक रहे हैं तो 36 इवेंट बन रहे हैं। अब ये इवेंट क्या होंगी तो हम इसे लिख लेते हैं पहले 36 के 36 वैल्यूज़ को। तो सबसे पहली बात, जब हम एक डाइस को एक बार फेंकेंगे तो पहली बार में 1 आ सकता है, शायद दूसरी बार में भी 1 आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार में 1 आकर दूसरी बार में 2 आए, या ऐसा हो सकता है कि 1 आकर 3 आए, या फिर ऐसा हो सकता है 1 आकर 4 आए, 1 5 1 6, इस तरीके से सारे इवेंट्स आ सकते हैं। तो ये हो गई आपकी टोटल 36 इवेंट। इस तरीके से वैल्यू सारी आएंगी, 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, 2 के साथ फिर 1 2 3 4 5 6, 3 के साथ भी वही, 4 के साथ भी वही, 5 के साथ भी वही, 6 के साथ भी वही। अब इनमें आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछी जा सकती है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगी, ध्यान से समझना, एक भी क्वेश्चन फिर आपका गलत नहीं होगा। तो अब यहाँ पे बोला जा सकता है कि अगर हमने एक डाइस को 2 बार फेंका है, हर बार सेम इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हर बार सेम इसमें आया है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए 6, और टोटल इवेंट कितने हैं 36। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन में 6 आ जाएगा, 6 1 6 6 6 36। क्लियर है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसमें कि एक डाइस को 2 बार फेंका तो इनका सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इनका सम 4 इसमें आ रहा है, सम 4 इसमें आ रहा है, सम 4 इसमें आ रहा है, तो 1 2 3 हो गया 3 अपॉन में 36। ठीक है। अब ये जो सम वाली कंडीशन है एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन कंप्लीटली दिया हुआ है और इस तरीके से दिया हुआ है, बॉक्सेस बना करके दिया हुआ है ऐसे, जिनका सम 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 7 8 9 10 11 एंड 12, इससे ज़्यादा तो कोई सम आएगा ही नहीं। अब हम इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, कैसे, जिसका सम 1 हो, सॉरी 2 हो, 1 तो होगा नहीं 2 हो, तो 1 और 1 2, तो कितने इवेंट है ये, एक ही है, 1 अपॉन में 36। अब जिसका सम 3 हो, 1 और 2 3 सॉरी 1 और 2 2 और 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 36। जिसका सम 4 हो, 1 और 3 4 2 2 4 3 और 1 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन में 36। 5 के लिए पूछा जाए तो ये भी 5 है, 5 5 5, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन में 36, 5 अपॉन में 36। बहुत इजी तरीके से हम इसे कर सकते हैं और बहुत ईजिली तरीके से आप इसे लिख भी सकते हो। 6 अपॉन में 36, 7 अपॉन में 36 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जिसका सम 8 हो, तो सम 8 किसका है 2 अपॉन 6, सॉरी 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 1 2 3 4 5। अब यहाँ से अपोजिटली चलेगा, यानी कि 5 अपॉन में 36, फिर जिसका सम 9 हो 3 6 4 5 5 4 6 3 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा अपोजिट है, 3 अपॉन में 36, 2 अपॉन में 36 एंड 1 अपॉन में 36। सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होती है 6 होती है, क्योंकि हम इस तरीके से डायगोनली देखें तो 6 है, इधर से भी डायगोनली देखें तो 6 है, तो 6 जो होगी वो एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, बाकी इधर भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, इधर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। क्लियर है। तो सम के क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें और कौन से क्वेश्चन आते हैं, अब आते हैं कि एक डाइस को हमने 2 बार फेंका, उसमें कम से कम एक बार 5 शो करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए,
तो कम से कम एक बार 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सभी में, पूरी लाइन अगर आप देखेंगे तो सभी में एक बार 5 ज़रूर आया है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सभी में एक बार 5 ज़रूर आया है। अगर हम ध्यान से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वैल्यू तो हमने पहले ही काउंट कर ली है, तो 10 और ये 11। ऐसा नहीं करना कि इधर से भी 6 और इधर से 6 12 हो जाएंगी। ये जो वैल्यू हम पहले भी काउंट कर चुके हैं इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, यानी कि 5 कितनी बार आया है, 11 टाइम आया है अपॉन में 36, ये वैल्यू आ गई। अब आपसे ये बोल दिया जाए कि एक भी बार 5 ना आया हो, ये तो वो प्रोबेबिलिटी है जो कम से कम एक बार 5 आया हो, एक भी बार 5 ना आया हो। तो अगर आप इस तरीके से काउंट करने जाओगे टाइम लगेगा, इसीलिए हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये पीई प्रोबेबिलिटी आ गया है एक बार 5 आने का। और अब हम फाइंड कर सकते हैं ना आने का, पीई नॉट, यानी कि 1 माइनस में पीई, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे 1 माइनस में 11 अपॉन में 36, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मानते हैं। एलसीएम ले लेंगे 36, इसको इससे इंटू करेंगे 36 माइनस में 11 यानी कि 25 अपॉन में 36। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि एक भी बार 5 ना आया हो। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि कम से कम एक बार 5 आया हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक भी बार 5 ना आया हो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर आपको क्वेश्चन में इसकी जगह 5 की जगह अगर बोल दिया जाए कम से कम एक बार 2 आया हो, कम से कम एक बार 4 आया हो, कम से कम एक बार 6 आया हो, कुछ भी दे दिया जाए, सभी का आंसर यही होगा 11 अपॉन में 36 और ना होने का 25 अपॉन में 36। चाहे वो 1 के बारे में बोला जाए, 2 3 3 4 5 6 किसी के बारे में भी, 1 भी देखोगे तो इस लाइन में है, इस लाइन में है, 2 इस लाइन में है और इस लाइन में है, 3 इस लाइन में है और इस लाइन में। इस तरीके से अगर आप सभी का देखेंगे तो 11 अपॉन में 36 एंड 25 अपॉन में 36 आएगा। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो है कार्ड। अब हम कार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कार्ड जो होते हैं वो आपके 4 कार्ड्स होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं। सबसे पहला आ जाता है, इसे बोलते हैं हम डायमंड, हिंदी में बोलते हैं इसे ईंट। फिर ये होता है हार्ट, ये होता है स्पेड और ये होता है हमारा क्लब। ये दोनों जो शेप होते हैं ये रेड कलर के होते हैं और ये दोनों जो होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं। इसमें सबसे पहला जो कार्ड होता है वो होता है एज। सभी में सबसे पहला कार्ड क्या होगा, एज होगा। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद आता है जे क्यू और के। ये जो 13 कार्ड इसमें हैं वही 13 कार्ड इसमें भी होते हैं, वही 13 कार्ड इसमें भी होते हैं, वही 13 कार्ड इसमें भी होते हैं, कुछ इस तरीके से। अब देखो जो ये जे क्यू के हैं, ये जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं फेस कार्ड। और ये फेस कार्ड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें चित्र बने होते हैं। ताश की गड्डी में जो ये ताश के पत्ते होते हैं इसमें जोकर, क्यून और किंग के जो हैं फेस बने होते हैं, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है फेस कार्ड। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट है और बाकी ये 10 तक 11 12 13, तो टोटल कितनी वैल्यू है 13। और हमारे पास लाइन कितनी है 1 2 3 4, इसे हम 4 से इंटू कर देंगे तो इससे ये पता चल जाता है हमारे पास टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से बोला जाता है कि हमने ताश की गड्डी को बहुत अच्छे तरीके से मिलाया, यानी कि वेल सल्फेट। अब वेल सल्फेट कार्ड में से हमने एक कार्ड को ड्रॉन किया, मतलब एक कार्ड को निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर वो रेड कलर का कार्ड है। तो हमारे पास रेड कलर के कितने कार्ड्स हैं भाई, ये पूरी लाइन रेड है और ये भी पूरी लाइन रेड है, तो रेड लाइन ये भी और रेड लाइन ये भी है। 13 कार्ड इसमें भी हैं, 13 कार्ड इसमें भी हैं, तो टोटल कितने कार्ड्स हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 26 कार्ड। तो 26 अपॉन में क्या आ जाएगा 52, आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2। इसी तरीके से रेड की जगह अगर आपसे ब्लैक बोला जाए तो ब्लैक में भी ये पूरे 13 ब्लैक हैं और ये पूरे 13 ब्लैक हैं, तो 13 13 26 अपॉन में 52, इसका भी आ जाएगा 1 अपॉन में 2। अगर आपसे बोला जाता है कि वेल सल्फेट कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, अगर वो एक डायमंड का कार्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डायमंड कार्ड टोटल कितने होंगे 13, एक पूरी लाइन में 13 कार्ड होते हैं, तो डायमंड का कार्ड कितना हो जाएगा 13 अपॉन में 52, डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 4। इसी तरीके से अगर आपसे बोल दिया जाए हार्ट के कितने होंगे, स्पेड है या फिर क्लब है,
तो इन सभी का आंसर क्या होगा 13/52 यानी कि 1/4। अब क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन और भी तरीके से पूछा जा सकते हैं, जैसे फेस कार्ड, यानी कि वर्ल्ड सल्फेट कार्ड है, मतलब 52 का वर्ल्ड सल्फेट कार्ड है, अच्छी तरीके से मिलाया हुआ कार्ड है, उनमें से एक कार्ड निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है अगर वो फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड 3 इसमें भी होते हैं, 3 इसमें भी होते हैं, 3 इसमें भी होते हैं और 3 इसमें भी होते हैं। तो 3 3 3 कितने हो गए टोटल 12 आपके फेस कार्ड होते हैं 12/52। अब इसे आप डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा, यानी कि 3/13 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें अगर ये बोल दिया जाए कि रेड कलर का फेस कार्ड, तो ये दोनों रेड कलर हैं और रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं 6, ब्लैक कलर के भी फेस कार्ड कितने हैं 6। अगर रेड कलर के फेस कार्ड के बारे में पूछा जाएगा तो 6/52, ब्लैक कलर के फेस के कार्ड के बारे में पूछा जाएगा तो वो भी 6/52। अब इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बोला जाता है रेड कलर का रेड कलर का किंग कार्ड, रेड कलर का किंग कार्ड, तो रेड कलर ये भी है और रेड कलर ये भी है, उसका किंग कार्ड कितने हैं 2 हैं, 2/52। या फिर ऐसा बोला जा सकता है हर्ट का जोकर यानी कि जे, तो हर्ट का जोकर तो कितना होगा वो आपका 1/52। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अब ये आपको कार्ड के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी बुक में एक तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, बस उसके बारे में मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपके पास 5 कार्ड्स हैं, वो 5 कार्ड कौन कौन से हैं, एक है एज, जे, क्यू, किंग एंड 10, ये 5 कार्ड्स हैं। इन 5 कार्ड को ही अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है और इनमें से एक कार्ड को निकाला जाता है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर वो एक क्यून कार्ड है तो क्यून इसमें कितनी है, एक ही है। टोटल कितने कार्ड्स हैं 5, तो 1/5 हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता है कि जो हमने क्यून कार्ड निकाला उसे हमने वापस ही नहीं रखा, तो अब आपके पास टोटल कार्ड कितने बच गए हैं 4। अब इन बचे हुए 4 कार्ड में से आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी कि जोकर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कहने का मतलब हमने क्यून को निकाला और उसको साइड में रख दिया, वापस हमने इसके अंदर मिलाया ही नहीं, तो अब आपके पास बच गया ए, जे, के और 10। इनमें से ही अब हमने एक कार्ड निकाला जो है जोकर। अगर जोकर है तो जोकर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। अगर आपसे यही बोल दिया जाए इन्हीं 4 में से हमने एक कार्ड निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर वो क्यून कार्ड है तो क्यून तो इसमें है ही नहीं क्योंकि क्यून हमने निकाल करके बाहर रख दिया था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0/4, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे टॉपिक बता दिए हैं जो कि प्रोबेबिलिटी में आते हैं, कॉइन, डाइज और ये आपके कार्ड से रिलेटेड है, बॉल से रिलेटेड भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जो